Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सपोर्ट मटेरियल के सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पे बेस्ड होगा, चैप्टर 8। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक के जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर 8 एंड 9, इसकी जो वेटेज है वो 21 मार्क्स है और पासिंग मार्क्स 23 का होता है। तो सोचो इसकी कितने इंपॉर्टेंस होगी। आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, बट जो एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग या केस स्टडी, यहाँ सब बच्चे लैग कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि इसके बिना आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ये इम्पॉसिबल है। तो ये जो भी वीडियो लेक्चर पोर्टल पे अपलोड किए जा रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी आपको करना ही है। आज का डिस्कशन बेसिकली रहेगा केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग को हम इसमें स्किप करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट मटेरियल में असर्शन रीजनिंग है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के साथ गिवन है और मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ से वहाँ हो जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पेन पेपर लेके रेडी रहिए और नोट कर लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर को जीओसी के नाम से भी जाना जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना बड़ा नाम लेना नहीं है तो आप जीओसी बोल सकते हैं चैप्टर 8 को। सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर करना है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप वो इसके अंदर है। उसके बाद स्टार्ट होगा बॉन्ड फिजन, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, उनके प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर। और फिर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लास्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन के कुछ मेथड्स गिवन है। तो ये इसके टॉपिक्स हैं जिसको आप अच्छे ढंग से गो थ्रू कीजिए। और गवर्नमेंट स्कूल के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जीओसी के अंदर रसायन टेस्ट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये जरूर पढ़ के जाना है। इससे भी क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर के पेपर में आप देखेंगे, फाइनल में तो आए हुए हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, पहला हमारा केस स्टडी होगा, देन एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे। इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड या असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें जो केस स्टडी गिवन है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, तो कार्बोक्सिलेट एनायन का रेजोनेंस, इस तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कार्बोक्सिलेट में ये पहला है रेजोनेंस, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ शिफ्ट करोगे और ये डबल बॉन्ड में कार्बोक्सिलेट अनायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होने के कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी है वो फिनॉल से भी हाइयर है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलेट। इसमें आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं जो शो कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा। रेजोनेंस में 2 टाइप है, एक परमानेंट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, जो +R और -R होता है। +R इफेक्ट वैसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होगा, राइट। और -R वैसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे फिनॉल OH सिंगल बॉन्ड का ग्रुप है, हेलोजन जितने भी हैं सिंगल बॉन्ड के ग्रुप हैं, अमाइन NH2 सिंगल बॉन्ड का ग्रुप है, OCH3 OCH2H5 ईथर। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होगा और वैसे फंक्शनल ग्रुप जब बेंजीन रिंग में अटैच होंगे वो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे एंड दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वही जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं व्हेन अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये -R इफेक्ट शो करेंगे और ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो इसके बेसिस पे एक रेजोनेंस आपको ट्राई करना है। थ्योरेटिकल पढ़ाई में मैंने फिनॉल और बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस कराया हुआ है। अब जैसे ट्रिक अप्लाई करो, फिनॉल में बेंजीन के अंदर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, OH, ये सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाला ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा आप बताइए। OH जब अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप है और सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप सब क्या शो करते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट एंड दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहीं बेंजोइक एसिड की बात करें तो इसके फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, -R इफेक्ट। जितने भी +R इफेक्ट वाले रेजोनेंस हैं वो सब एक ही पैटर्न से ड्रॉ होते हैं और -R वालों का पैटर्न भी एक जैसा ही होता है, राइट। आउट ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस CO2 किसका स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको सभी स्ट्रक्चर, ये तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है जहां कुछ डिलोकेलाइजेशन नहीं हुआ। एक पाई बॉन्ड आप यहां शिफ्ट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा
और जिस साइड नेगेटिव चार्ज है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वहां पे ऐसे शिफ्टिंग करके डबल बॉन्ड, यहाँ एक मिस्टेक लग रहा है कि यदि आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते भी हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। पॉजिटिव वाले पे 3 बॉन्ड आ रहा है, तो कहीं कहीं कुछ स्ट्रक्चर इसमें गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं, तो उसको चूज करना है, राइट। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जिसे हम होमोलिसिस बोलते हैं, जब सीसी बॉन्ड की हम करा रहे हैं इथेन के अंदर, H3C CH3, इसमें यदि आप होमोलिसिस कराओगे तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जो इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म हो रहा है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो देखो, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या कार्बोकैटायन होते हैं, उसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होगा। हालांकि सपोर्ट मेटल में आप इसका आंसर चेक करेंगे तो sp3 कार्बन आयन में हो सकता है, बट कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स में हमेशा sp2 होगा। इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड। देखो, जब पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होगा तो रेजोनेंस होगा, और जब सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे टोलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट था, या इथाइल कार्बोकैटायन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइज करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं हिंट कर रहा हूं, आप सबको क्या करना है, अभी रफली इसको सॉल्व करके इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है। हिंट क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑर्गेनिक स्पीसीज हैज ओनली 1 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। सब में 3-3 कार्बन आटम है, लेकिन ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है? अब देखो, एक तो ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे कि फ्री रेडिकल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कार्बोकैटायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कार्बन आयन में कार्बन की क्या है? sp3। यदि किसी कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। यदि किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है तो 3 सिग्मा पे क्या आ जाएगा? sp2। यदि किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई हैं तो 2 सिग्मा पे क्या आ जाएगा? sp। और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल वाले में भी 2 ही सिग्मा है तो 2 सिग्मा पे क्या आ जाएगा? sp। इस हिंट के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, राइट। Which of the following can act as an electrophile? देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, बट उसका सेंट्रल एटम डेफिशिएंट होगा, उसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, या चार्ज पॉजिटिव होगा। अब Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल। H2O में O पे लोन पेयर है, ये भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। बट ये लास्ट वाला ऑप्शन BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें टेंडेंसी है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड होते हैं और वो डिफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पीसीज? ये कार्बोकैटायन है कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, प्लस चार्ज है तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन होगा। तो कौन सा पॉइंट इस स्पीसीज से रिलेटेड करेक्ट है? पहला ऑप्शन है प्लानर। अब देखो, कार्बोकैटायन में मैंने हाइब्रिडेशन कार्बन की क्या बताया? sp2, और sp2 वाले सब क्या होते हैं? प्लानर शेप के होंगे, जबकि sp3 वाले क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल शेप के होंगे। तो प्लानर इज करेक्ट। C पे जो प्लस चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। और न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला इसे आसानी से अटैक कर सकता है। इट मींस ABC, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कार्बोकैटायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का आपने पता लगा लिया, शेप प्लानर, और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा या न्यूक्लियोफाइल का। तो ऐसे क्वेश्चन से सिर्फ MCQ सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होगा, क्योंकि 3 पॉइंट आप रिलेटेड टू कार्बोकैटायन यहां सीख भी रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट है, नेमली इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई नहीं दिख रहा है। यहाँ पाई है लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो कि डोनेटिंग विदड्रॉइंग हो, लेकिन थर्ड वाले में
CH3 सिग्मा बॉन्ड भी है, COCH2 ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है। ये तीनों कंडीशन क्या शो कर रहा है कि ये ऐसा कंपाउंड है जो इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन सब शो कर सकता है, क्योंकि CO के स्ट्रक्चर में भी C डबल बॉन्ड O होगा। Cl एक विड्रॉइंग ग्रुप है जब sp3 से अटैच हो, तो इसमें वो सभी कंडीशंस या सभी क्वालिफिकेशंस हैं जिसके कारण ये इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर पाएगा। जबकि लास्ट वाले में फिर वैसे कोई ग्रुप्स नहीं है, डबल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होने के चांसेस भी इसमें कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। देखो, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो डिग्री के साथ इंक्रीज होगा। ये फॉर आप नोट कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स भी यही रहेगा, इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं, एंड फॉर कार्बोकैटायन भी यही रहेगा। लेकिन कार्बन आयन में ये डिक्रीजिंग हो जाता है, 1 2 3, जस्ट ऑपोजिट कार्बन आयन। तो हमें चेक करना है डिग्री। फर्स्ट वाले फ्री रेडिकल की डिग्री क्या है? CH2 पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी। यहाँ CH पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंडरी। यहाँ CH2 पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी। यहाँ CH पे है, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी से ज्यादा तो सेकेंडरी होंगे, तो B और D दोनों सेकेंडरी हैं। यहाँ आप देखो CH3 यहाँ पे थोड़ा फिनाइल क्या है, विड्रॉइंग और बल्कीनेस भी बढ़ा रहा है, तो ज्यादा बल्कि जो फ्री रेडिकल्स दिखेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। मिथाइल कॉमन हो गया, बट मिथाइल फिनाइल में ज्यादा बल्कि कौन सा है? फिनाइल। विड्रॉइंग भी है, फिनाइल भी है, बल्कि भी है, तो ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और इसी में कोई 3 डिग्री का ऑप्शन होता तो हम सीधा 3 पे टिक कर देते हैं। ओके, आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड। आइसोमेरिज्म होने के लिए जनरली सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बट स्टीरियो में जाओगे तो सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर। लेकिन आइसोमर्स के लिए जो फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट पे आप टिक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट ही रहेगा, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी कई बार सेम डिफरेंट हो जाते हैं, बट मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम है। आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, C6H12O6 दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट दोनों का मास तो 180 ही होगा, राइट। मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन अमंग द फॉलोइंग। अब देखो, स्टेबिलिटी के लिए कार्बन आयन तो सब जगह नेगेटिव 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 गिवन है, बट यहाँ कोई ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ OCH3, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। जबकि NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप जिसमें खुद का पाई बॉन्ड है, दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जबकि डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। और यहाँ तो कोई ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है, राइट। Which of the following species have 6 pi conjugated system? जब हम हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं तो इस टाइप के सिचुएशन से डील करते हैं। वो हकल्स रूल बताता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा? जब उसमें 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां n एक इंटीजर है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ क्या होगा? प्लस का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट 3 पाई बॉन्ड तो क्लियरली हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ 6 पाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले में यहाँ एक पाई है, इधर भी एक पाई है, और जहां भी नेगेटिव चार्ज गिवन हो ना, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आया ही कब है? जब एक पेयर इधर शिफ्ट हुआ होगा, राइट। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6 पाई। और यहाँ भी आपको 3 पाई तो दिख रहे हैं, बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सब में 6 पाई हैं। और यदि इन 6 पाई को आप 4n + 2 पाई से एरोमेटिक वाले में, प्लेनर वाले में कंपेयर करते हो तो वो प्रूव हो जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप में जब पॉली फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से ये डिसाइड होता है कि यदि एक ही कंपाउंड में 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जिसकी प्रायोरिटी हाईयर होगी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और लोअर वाले सब क्या बन जाएंगे? सब्सटीट्यूएंट। तो इस ऑर्डर में जो टॉप पे था, आप चेक करेंगे, वैसे सबको याद रहता है, जो भी बच्चे 11th 12th में हैं उनको ये पढ़ाया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ ए ऑप्शन में ही सबसे पहले दिया हुआ है, फिर सल्फोनिक एसिड, अमाइड ग्रुप एंड एल्डिहाइड, और बाकी किसी में भी देखो कार्बोक्सिलिक को 1 पे नहीं दिया था। ये तो डायरेक्टली पता लग गया, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ऑर्डर आप ढंग से याद कर लें, आपके 11th 12th ऑर्गेनिक जर्नी में ये बहुत हेल्प करने वाला है।
यहाँ तो लकीली कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले दिख गया तो हमने उस पर टिक कर दिया, राइट। बट ऑर्डर पूरा आपको लर्न होना चाहिए, कि कई बार आप नॉमेनक्लेचर में मिस्टेक बस इसलिए करते हो क्योंकि प्रायोरिटी चार्ट आपको लर्न नहीं होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं। जब आप प्रायोरिटी चार्ट देखेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की हायर है, तो कुछ स्टूडेंट नंबरिंग यहाँ लेफ्ट से करने लग जाते हैं, 1 2 3 4 5, और उनके अकॉर्डिंग जो नेम आएगा, 5 की चेन है पेंट, 2 पे इन और 4 पे आइन, पेंट 2 पे इन 4 पे आइन, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है। बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सही है कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की हायर है, बट हमें लोकेंट रूल while writing the IUPAC name the sum of locant number of substituents should be minimum। यदि मैंने नंबरिंग सपोज यहां से किया ट्रिपल बॉन्ड की साइड से 2 3 4 5, अभी भी 5 की चेन है, 5 पेंट, इन की पोजीशन अब क्या हो गई 3 4 पे, 3 इन और 1 पे आइन। तो ए ऑप्शन को हमने टिक किया जहां लोकेंट का सम कितना आ रहा है 3 + 1 4, और यदि आप सी को टिक करते तो 2 + 4 ये कितना हो जाता 6। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बस आपको लोकेंट रूल भी फॉलो करना है, प्रायोरिटी चार्ट भी फॉलो करना है, अल्फाबेट वाला रूल भी फॉलो करना है, और लोकेंट रूल भी कंपलसरी है। कई बार हम प्रायोरिटी चार्ट याद करते हैं बट लोकेंट रूल याद नहीं होता तो हमारा वो आंसर गलत हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनको प्रायोरिटी चार्ट का नॉलेज नहीं है। इस कंपाउंड के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप भी है, साइनाइड या नाइट्राइल भी और बीआर भी है। अब यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि OH की प्रायोरिटी हायर है तो फिर वो OH से नंबरिंग करेगा और उसका आंसर फिनॉल पे चला जाएगा, जो कि गलत होगा। प्रायोरिटी में एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इन सबसे ऊपर आपको साइनाइड दिखेगा, तो नंबरिंग में हम इसे 1 2 3 4 5 और 6 करेंगे। ये है ब्रोमो। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स नाइट्राइल होता है, तो ब्रोमो और हाइड्रोक्सी ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो ब्रोमो एंड हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिक कंपैरिजन करेंगे, 2 पे ब्रोमो है, 5 पे हाइड्रोक्सी है, और बेंजीन में जब CN हो तो उसे बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। यदि किसी ने OH से नंबरिंग कर दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि 4 ब्रोमो है, 3 साइनोफिनॉल। फर्स्ट ऑप्शन भी ऐसा लग सकता है, तो बहुत केयरफुली स्टडी करना है आपको प्रायोरिटी चार्ट का, उसके हेल्प से नंबरिंग करो, फिर बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना, राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो लेक्चर का, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 3-4 ईयर से फाइनल एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ MCQ में ही नहीं, ये आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में भी दिख जाएगा, जैसे कैरियस मेथड है, ड्यूमास मेथड है, जेल्डाल मेथड है, लसायन टेस्ट है। तो नाइट्रोजन के लिए वैसे तो ड्यूमास और जेल्डाल मेथड दोनों ही होता है। इसमें पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन बाय द मेथड। तो इसमें से देखो 2 मेथड, ड्यूमास तो कहीं दिख नहीं रहा है, कैरियस सल्फर हैलोजन के लिए होगा, तो एक ही मेथड यहाँ दिख रहा है, जेल्डाल मेथड। वीडियो लेक्चर में मैंने असर्शन रीजनिंग को कवर नहीं किया है क्योंकि इसके ऑप्शन टाइप भी कंफ्यूजिंग है सपोर्ट मटेरियल से, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो आप असर्शन रीजन इजीली कर पाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट MCQ ये शॉर्ट है और केस स्टडी के क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर था हमारा GOC पे, और बहुत जल्दी ही हाइड्रोकार्बन जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है उसको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे। इन सभी वीडियो लेक्चर को NCERT और आपके नोट्स जो भी आपके क्लास टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है या आपके जो भी ट्यूशन टीचर हैं उन सबको रिवाइज करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप देखिए जो 9 चैप्टर्स के अभी अपलोड किए गए रिसेंटली पोर्टल पे। तो आप 100% श्योर रहिए कि आप 95% भी स्कोर कर सकते हैं यदि प्रॉपर रिविजन कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर फिनिश करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जल्दी ही मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के MCQ, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.